हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना की भयंकर नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी गर्दन दबाई गई तो वह दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को ही काट देगा, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी मिट्टी में मिल सकती है। एक तरफ पश्चिम एशिया धधक रहा है, इजराइल और ईरान के बीच की तनातनी अपने चरम पर है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ समंदर में पहरा दे रहा है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जो सीधे हमारी सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है। क्या आपको अंदाजा है कि जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के युद्ध पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त नेपाल जैसा छोटा पड़ोसी देश भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहा है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? आज 2026 में जब पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है, तब नेपाल की नई नवेली बालिन शाह सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। नेपाल ने अपनी ही जनता की जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए भारत से आने वाली वस्तुओं पर भारी भरकम सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लगा दी है। यह फैसला तब आया है जब नेपाल के घर घर में जलने वाला चूल्हा और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों का ईंधन भारत की मेहरबानी से ही मुमकिन हो पाता है। काठमांडू की कुर्सी पर बैठे लोग शायद यह भूल गए हैं कि नेपाल का अस्तित्व और उसकी खुशहाली भारत के साथ उसके रिश्तों की डोर से बंधी है। नेपाल की इस हिमाकत ने सीमावर्ती इलाकों में आग लगा दी है और बालिन शाह सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने एक बार भी अपनी उंगली टेढ़ी कर ली तो नेपाल में हाहाकार मचते देर नहीं लगेगी। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही खींचतान ने पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। लेकिन नेपाल के लिए असली संकट ईरान में नहीं, बल्कि भारत के साथ उसकी अपनी सीमा पर खड़ा हो गया है। नेपाल की बालिन शाह सरकार को सत्ता में आए अभी 30 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन उनकी अदूरदर्शिता ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। 100 रुपये से ज्यादा की भारतीय वस्तुओं पर जो टैक्स थोपा गया है, वह असल में नेपाल की आम जनता की जेब पर डाका है। भारत से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में हालात बेकाबू हो रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों का पूरा जीवन भारत पर निर्भर है। रोटी बेटी का रिश्ता केवल कहने के लिए नहीं है, यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे शायद काठमांडू के नए हुक्मरान समझना नहीं चाहते। नेपाल का पेट भारत भरता है। नेपाल की रगों में दौड़ने वाला पेट्रोल डीजल भारत की रिफाइनरियों से होकर निकलता है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल की सत्ता का झुकाव अक्सर चीन की तरफ हो जाता है। यह जानते हुए भी कि चीन की मदद केवल एक कर्ज का जाल है, नेपाल बार बार वही गलती कर रहा है। आज हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था भारत के दम पर सांस ले रही है। अगर भारत ने सिर्फ 48 घंटों के लिए अपने पैर पीछे खींच लिए तो नेपाल की तस्वीर क्या होगी, इसकी कल्पना करना भी डरावना है। वहां न बिजली होगी, न खाना होगा और न ही गाड़ियों के पहिए चलेंगे। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि वो जमीनी हकीकत है जिसे आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। फरवरी 2026 के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। इस एक महीने के दौरान भारत ने नेपाल को $639 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि नेपाल से भारत में सिर्फ $150 मिलियन का सामान आया। जरा सोचिए, भारत नेपाल को जितना सामान दे रहा है उसका 4 गुना से भी कम वहां से वापस आ रहा है। यह ट्रेड गैप यानी व्यापार घाटा $489 मिलियन का है। पिछले साल यानी फरवरी 2025 में भी यही हाल था, लेकिन तब भारत का निर्यात $603 मिलियन था। यानी एक साल में नेपाल की भारत पर निर्भरता 6% और बढ़ गई है। फिर भी वहां की सरकार को लगता है कि वो भारत को टैक्स के जाल में उलझा सकते हैं। क्या बालिन शाह को यह नहीं पता कि यह खेल उनके देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ पूरी तरह खुली हुई है। यह सीमा केवल नक्शे की लकीर नहीं है, बल्कि नेपाल की लाइफलाइन है। नेपाल से भारत जो सामान आता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल का है, जो करीब $81 मिलियन का है। इसके अलावा कुछ मसाले और सिंथेटिक कपड़े आते हैं, लेकिन ये सब चीजें भारत के लिए वैकल्पिक हो सकती हैं। भारत इन चीजों के बिना भी आराम से रह सकता है, लेकिन इसके विपरीत भारत से नेपाल जो सामान जा रहा है उसके बिना नेपाल एक दिन भी नहीं टिक सकता। सबसे जरूरी चीज है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फरवरी 2026 में भारत ने नेपाल को $149 मिलियन का
तेल और गैस भेजा है। भारत दुनिया के दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी मॉडर्न रिफाइनरियों में साफ करता है और फिर पाइपलाइनों और टैंकों के जरिए नेपाल की प्यास बुझाता है। कल्पना कीजिए कि अगर कल सुबह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL अपने वाल्व बंद कर दे तो नेपाल का क्या होगा? वहां की एक भी बस, एक भी एम्बुलेंस और एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ पाएगा। नेपाल के पास अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है, उसके पास समुद्र तक पहुंच नहीं है, वह पूरी तरह से भारत के लैंड लॉक ट्रांजिट पर निर्भर है। इसके बावजूद बालन शाह सरकार भारत से आने वाले सामान पर सख्ती कर रही है। नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि भारत ने उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा दे रखा है। इसका मतलब है कि भारत नेपाल के साथ व्यापार में बहुत ज्यादा नरमी बरतता है। नेपाल के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 60% से ज्यादा हिस्सा अकेले भारत के साथ होता है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक देश की दूसरे देश पर संपूर्ण निर्भरता है। भारत सिर्फ तेल ही नहीं देता, बल्कि नेपाल के घरों को रोशन करने वाली बिजली भी भारत से ही जाती है। नेपाल में बिजली की कमी एक बड़ी समस्या रही है और भारत उसे रियायती दरों पर बिजली की सप्लाई करता है ताकि वहां के उद्योग चलते रहें और लोगों के घरों में अंधेरा न हो। इसके अलावा स्टील, लोहा, गाड़ियों के पार्ट्स और यहां तक कि जीवन रक्षक दवाएं भी भारत से ही नेपाल पहुंचती हैं। नेपाल का भूगोल ऐसा है कि वहां खेती और पर्यटन ही कमाई के मुख्य साधन हैं और इन दोनों के लिए ही भारत से मिलने वाला सामान जरूरी है। अगर भारत से यूरिया और खाद न जाए तो नेपाल के खेतों में फसल नहीं उगेगी। अगर भारत से गाड़ियां और कल पुर्जे न आए तो नेपाल का पर्यटन उद्योग ठप हो जाएगा। फिर भी नेपाल की राजनीति में अक्सर चीन कार्ड खेला जाता है। जब भी नेपाल में कोई नई सरकार आती है, वह अपनी जनता को राष्ट्रवाद का झूठा चूर्ण खिलाने के लिए भारत विरोध का रास्ता चुनती है। बालन शाह भी शायद इसी राह पर चल रहे हैं। चीन नेपाल को रेल और सड़क के बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करके सामान लाना इतना महंगा पड़ता है कि नेपाल की जनता उसे खरीद ही नहीं पाएगी। चीन से आने वाला सामान नेपाल के लिए सिर्फ एक कर्ज का बोझ लेकर आता है। श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन काठमांडू में बैठे नीति नियंता शायद इतिहास से सबक नहीं लेना चाहते। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह नेपाल का साथ दिया है। भारत सरकार ने अपने बजट में नेपाल के विकास के लिए अलग से फंड रखा है। नेपाल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत रक्सौल से हल्दिया तक एक शानदार एक्सप्रेसवे बना रहा है ताकि नेपाल का सामान सीधे समंदर तक पहुंच सके। भारत ने अपनी सीमाओं पर नेपाल जाने के लिए वर्ल्ड क्लास सड़कें तैयार की हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि नेपाल समृद्ध हो सके, क्योंकि एक स्थिर और खुशहाल पड़ोसी ही भारत के हित में है। लेकिन अगर नेपाल इस उदारता को कमजोरी समझने की गलती करेगा तो परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। नेपाल में हालिया विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की चूलें हिला दी हैं। खासकर सीमावर्ती जिलों जैसे बीरगंज, विराटनगर और भैरहवा में लोग बालन शाह के फैसलों के खिलाफ गुस्से में हैं। इन इलाकों के व्यापारियों का कहना है कि भारत से सामान मंगाना अब उनके लिए घाटे का सौदा हो गया है, जिससे बाजार में महंगाई आसमान छू रही है। नमक से लेकर तेल तक हर चीज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। नेपाल के आम आदमी को समझ में आ गया है कि चीन सिर्फ बातें करता है, लेकिन थाली में रोटी भारत ही पहुंचाता है। 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आए। अगर नेपाल की सरकार ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए कई रास्ते खुले हैं। यह समझना होगा कि भारत और नेपाल के बीच का तनाव सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी कूटनीति भी हो सकती है। क्या बालन शाह किसी बाहरी ताकत के इशारे पर भारत के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ रहे हैं? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रहे तनाव और नेपाल की इस हरकत के बीच कोई गुप्त कनेक्शन है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जब भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर ईरान और अमेरिका की जंग का साया मंडरा रहा है, तब नेपाल द्वारा कस्टम ड्यूटी बढ़ाना भारत के लिए एक और मोर्चा खोलने जैसा है। लेकिन नेपाल को यह याद रखना होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था की चाबी दिल्ली के पास है। भारत अगर चाहे तो बिना किसी हथियार के सिर्फ व्यापारिक पाबंदियों से नेपाल के घुटने टिका सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। क्या वे अपने देश की जनता का पेट भरना चाहते हैं या किसी महाशक्ति के प्यादे बनकर रहना चाहते हैं? भारत ने कभी नेपाल की संप्रभुता पर हमला नहीं किया, हमेशा उसकी मदद की। चाहे 2015 का विनाशकारी भूकंप हो या कोरोना महामारी, भारत सबसे पहले मदद लेकर काठमांडू पहुंचा था। उस वक्त चीन के दरवाजे बंद थे। आज भी नेपाल की गाड़ियां जिस तेल से चलती हैं, वो भारतीय रिफाइनरियों का पसीना है।
$149 मिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई छोटी बात नहीं है। यह नेपाल की पूरी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है। भारत से नेपाल को जो चावल, गेहूं और दालें भेजी जाती हैं, उनकी मात्रा इतनी अधिक है कि नेपाल की पूरी जनसंख्या का पोषण उससे होता है। फरवरी 2026 में ही भारत ने $22.6 मिलियन का चावल नेपाल भेजा। अगर यह सप्लाई रुक गई तो नेपाल में अनाज की जमाखोरी शुरू हो जाएगी और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। नेपाल की पहाड़ी जमीन पर इतनी पैदावार नहीं होती कि वह अपनी पूरी आबादी का पेट भर सके। वह अपनी हर जरूरत के लिए भारतीय मैदानी इलाकों पर निर्भर है। इस सच्चाई को नजरअंदाज करना बालन शाह सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। राष्ट्रवाद के नाम पर भारत से दूरी बनाना नेपाल के लिए आत्मघाती कदम है। नेपाल को यह समझना होगा कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। चीन मीलों दूर है और दुर्गम पहाड़ों के पीछे है, जबकि भारत उसकी चौखट पर खड़ा एक हमदर्द दोस्त है। भारत ने हमेशा खुले दिल से नेपाल का स्वागत किया है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अगर नेपाल भारत के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में खटास पैदा करेगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के गरीब लोगों को ही होगा। आज जब पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तब क्षेत्रीय स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई ने पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में भारत अपने पड़ोसी के साथ किसी भी तरह के तनाव को शांति से सुलझाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत अपने हितों और अपने व्यापारियों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त करेगा। नेपाल की सरकार को तुरंत अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए, वरना 48 घंटे के भीतर नेपाल में जो आर्थिक तबाही आएगी उसे संभालना उनके बस की बात नहीं होगी। नेपाल की नई सरकार को यह संदेश स्पष्ट जाना चाहिए कि भारत के साथ दोस्ती में ही नेपाल की भलाई है। भारत एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है और वह अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन अगर पड़ोसी ही अपनी राह भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाना भी भारत को बखूबी आता है। नेपाल के लोग भारत के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। पशुपतिनाथ और काशी का रिश्ता सदियों पुराना है। राजनेताओं की गलतियों की सजा आम जनता को नहीं मिलनी चाहिए। बालन शाह को अपनी सत्ता के शुरुआती दिनों में ही जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि नेपाल के लोग भारत के साथ तनाव नहीं चाहते। भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि नेपाल जैसे देशों को रियायती दरों पर बिजली और तेल देकर उनके विकास का भागीदार बन रहा है। भारत का लोहा और स्टील नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है। $74.2 मिलियन का लोहा और स्टील जो भारत से गया है, उससे नेपाल के पुल, सड़कें और घर बन रहे हैं। क्या चीन इतनी आसानी से और इतनी कम कीमत पर यह सब दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। चीन की शर्तें हमेशा कड़ी होती हैं और उनके पीछे छिपे हुए एजेंडे होते हैं। नेपाल को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने की जरूरत है। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करने जैसा है। आज का भारत अपनी सीमाओं और अपने गौरव के प्रति बहुत सजग है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत को कड़े फैसले लेने में देर नहीं लगेगी। क्या नेपाल फिर से 2015 जैसी नाकेबंदी की स्थिति झेलने को तैयार है? क्या वहां की जनता फिर से ईंधन और राशन के लिए तरसने को तैयार है? शायद नहीं। इसलिए बालन शाह को अपनी कूटनीति में सुधार करना ही होगा। ईरान में जो हो रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है वो हमारे घर की बात है। भारत अपने पड़ोस को आग में जलते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन वह अपने स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करेगा। नेपाल की सरकार को यह समझना होगा कि भारत से मिलने वाली छूट कोई खैरात नहीं, बल्कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति प्यार है। इस प्यार को कमजोरी समझने की भूल बहुत महंगी पड़ेगी। नेपाल की स्थिति आज एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ भारत की अटूट दोस्ती और सहयोग है, तो दूसरी तरफ चीन का लुभावना लेकिन खतरनाक जाल। बालन शाह सरकार ने जिस तरह से भारत के साथ व्यापारिक पंगा लिया है, उसने नेपाल के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या नेपाल अपनी ऐतिहासिक गलतियों को दोहराएगा या फिर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की राह पर चलेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर भारत ने अपनी सप्लाई रोक दी तो नेपाल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। नेपाल के भीतर उठने वाली विरोध की लहरें ये बता रही हैं कि वहां की जनता असलियत जानती है। उन्हें पता है कि भारत के बिना उनकी रसोई ठंडी पड़ जाएगी। बालन शाह को अपनी जिद छोड़कर भारत के साथ टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए।
₹100 से ऊपर के सामान पर टैक्स लगाना एक बचकाना फैसला है जो सिर्फ तनाव पैदा करने के लिए किया गया लगता है। भारत इस पर नजर बनाए हुए है और सही समय पर सही जवाब देना भारत को आता है। पूरी दुनिया 2026 में भारत की कूटनीति का लोहा मान रही है। हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं और अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ रिश्ते निभाते हैं। नेपाल को यह समझना होगा कि वह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत उसके लिए कितना अनिवार्य। यह रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। अगर भारत नेपाल को रियायती बिजली और तेल दे रहा है तो बदले में भारत को भी सम्मान और सहयोग की अपेक्षा है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल भारत के साथ गद्दारी कर रहा है? क्या बालन शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट से यह बहस और तेज होगी और सच सामने आएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को नेपाल की इस हकीकत का पता चल सके।